हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 12 चैप्टर 1 इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड के बारे में डिस्कस करेंगे। तो हमारा जो पहला टॉपिक है वो पहला टॉपिक क्या है? इलेक्ट्रिक चार्ज। जनरली हम लोग इलेक्ट्रिक चार्ज को स्मॉल क्यू या फिर कैपिटल क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अब हम लोग सीखेंगे कि इलेक्ट्रिक चार्ज होता क्या है। तो इलेक्ट्रिक चार्ज को समझने के लिए हम लोग एक डे टू डे लाइफ एग्जांपल लेते हैं। हम लोग देखे होंगे कि जब स्केल को सर के साथ रब करते हैं और रब करने के बाद पेपर पीस के पास ले जाते हैं तो स्केल क्या करता है? पेपर पीस को अट्रैक्ट कर लेता है। दैट मीन्स स्केल क्या करता है? पेपर पर एक फोर्स लगाता है। और ये फोर्स किसके कारण लगता है? चार्ज के कारण। तो हम लोग समझेंगे कि आखिर रब करने से होता क्या है। तो जब हम लोग स्केल को हेयर के साथ रब करते हैं तो वहाँ पर क्या होता है? इलेक्ट्रॉन एक बॉडी से दूसरे बॉडी में क्या होता है? ट्रांसफर हो जाता है। ठीक है, जिसके कारण वहाँ पर क्या होता है? चार्ज डेवलप होता है और उसी चार्ज के कारण वो क्या करता है? दूसरे पेपर पीस पर एक फोर्स लगाता है। ठीक है, दैट मीन्स हम लोग सिंपली क्या बोल सकते हैं? तो इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है? किसी भी बॉडी का एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी होता है जिसके कारण वो बॉडी क्या करता है? एक फोर्स को एक्सपीरियंस करेगा। कब? जब उसको किसी दूसरे चार्ज बॉडी के पास या फिर किसी दूसरे अनचार्ज्ड बॉडी के पास ले जाएंगे तब। जब हम लोग अनचार्ज बॉडी के पास ले जाते हैं तो वो उसको क्या करता है? पोलराइज करने का कोशिश करता है। कैसे पोलराइज करेगा उसको हम लोग थोड़ा देर बाद आगे मेथड ऑफ चार्जिंग में सीखेंगे। यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि जब ग्लास को सिल्क के साथ रब किया जाता है तो जब हम लोग ग्लास और सिल्क को आपस में क्या करेंगे? रब करेंगे। तो ये जब दोनों को आपस में रब करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा? इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा। तो जनरली क्या होता है? नेचर में जो भी मटेरियल है वो दोनों मटेरियल में क्या होता है? दो तरह का प्रॉपर्टी शो करता है। कुछ मटेरियल ऐसा होता है जो इलेक्ट्रॉन लेना पसंद करता है और कुछ मटेरियल ऐसा होता है जो इलेक्ट्रॉन को देना पसंद करता है। जैसे कि हम लोग केमिस्ट्री में पढ़े हैं, जनरली सोडियम क्या करता है? इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है और क्लोरीन इलेक्ट्रॉन को क्या करता है? एक्सेप्ट करता है। तो यहाँ पर जो इसको कैसे पता चले कि कौन इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा या फिर कौन एक्सेप्ट करेगा? तो उसके लिए क्या किया गया? एक सीरीज बनाया गया उसका प्रॉपर्टी को देख के, और उस सीरीज को हम लोग क्या बोलते हैं? ट्राइगो इलेक्ट्रिक सीरीज। इस ट्राइगो इलेक्ट्रिक सीरीज में जो ऊपर आता है जनरली उन लोग के पास कैसा प्रॉपर्टी शो करता है? इलेक्ट्रॉन को डोनेट का। और जो सीरीज में नीचे आता है वो कैसा प्रॉपर्टी शो करता है? इलेक्ट्रॉन को लेने का। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं? ग्लास और सिल्क को जब आपस में रब करेंगे तो ग्लास क्या होता है? इस सीरीज में ऊपर में है और सिल्क क्या है? नीचे में। तो जब हम लोग ग्लास और सिल्क को आपस करेंगे तो यहाँ पर ग्लास क्या करना चाहेगा? ये ग्लास क्या करना चाहेगा? इलेक्ट्रॉन को डोनेट करना चाहेगा। मतलब इलेक्ट्रॉन किसको दे देगा? सिल्क को। और सिल्क क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेगा। तो यहाँ पर सपोज, और इसके कारण क्या होगा? तो जब यह सिल्क इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेगा तो सिल्क में क्या हो जाएगा? एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन का संख्या ज्यादा हो जाएगा जिसके कारण सिल्क मेरा क्या हो जाएगा? नेगेटिवली चार्ज। और जब ये ग्लास इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर दिया तो यहाँ पर लेस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया। दैट मीन्स ये अब कैसा चार्ज हो जाएगा? पॉजिटिवली चार्ज। ठीक है, अब हम लोग क्या देखते हैं? तुमको पता है कि जो इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन का मास क्या होता है? तो इलेक्ट्रॉन का मास होता है 9.1 इंटू 10⁻31 kg। तो जैसे ही ग्लास सिल्क को इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है तो उस पे इलेक्ट्रॉन क्या करता है? अपने साथ अपना मास को भी लेकर चला जाता है। तो यहाँ ग्लास से 3 इलेक्ट्रॉन निकल गया। दैट मीन्स 3 इलेक्ट्रॉन का मास क्या हो गया? कम हो गया। दैट मीन्स जो बॉडी पॉजिटिवली चार्ज होता है उसका मास क्या होता है? डिक्रीज करने लगता है। अब सिल्क 3 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया। दैट मीन्स 3 इलेक्ट्रॉन का मास इसमें इंक्रीज हो गया और इस तरह से जो नेगेटिवली चार्ज होता है उस बॉडी का मास मेरा क्या होता है? इंक्रीज करता है। ठीक है, तो सिंपली इस तरह से हम क्या लिख सकते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज का डिफिनेशन? तो इलेक्ट्रिक चार्ज इज द फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ ए सब्सटेंस ड्यू टू विच इट एक्सपीरियंस ए
force when it is placed in electric field और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा तो इसी चैप्टर में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। जनरली क्या होता है, इलेक्ट्रिक चार्ज को हम लोग रिप्रेजेंट करने के लिए कौन सा लेटर का यूज करते हैं, तो इलेक्ट्रिक चार्ज को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग क्यू का यूज करते हैं। और इलेक्ट्रिक चार्ज मेरा कैसा क्वांटिटी होता है, तो इलेक्ट्रिक चार्ज मेरा कैसा क्वांटिटी होता है, स्केलर क्वांटिटी। इलेक्ट्रिक चार्ज का जो एसआई यूनिट होता है वो कूलम होता है, ठीक है। और जनरली इलेक्ट्रिक चार्ज आपका कितना तरह का होता है, दो तरह का होता है। एक आपका क्या होगा पॉजिटिव और एक क्या होगा नेगेटिव। पॉजिटिव चार्ज किसमें मिलता है, तो पॉजिटिव आपको किसमें मिलता है, प्रोटॉन में, और नेगेटिव चार्ज किसमें मिलता है, इलेक्ट्रॉन में। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के पास कितना चार्ज होता है, तो प्रोटॉन के पास होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। इलेक्ट्रॉन के पास भी उतना ही होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग सीखेंगे कि जो चार्ज होता है वो दो ही तरह का क्यों होता है। तो जनरली हम लोग देखते हैं कि जब वो डोनेट करता है या फिर एक्सेप्ट करता है तो वहाँ पर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करता है, तो जिसके कारण एक पॉजिटिव बनता है और एक नेगेटिव बनता है। और हम लोग क्या देखते हैं कि जो पॉजिटिव चार्ज होता है तो पॉजिटिव चार्ज के बीच में कैसा फोर्स लगता है, रिपल्सन फोर्स। और पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में कैसा फोर्स लगता है, अट्रैक्शन फोर्स। इसको समझने के लिए हम लोग एक एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं कि कैसे पॉजिटिव या फिर सेम चार्ज के बीच में रिपल्सन लगता है और अनलाइक चार्ज के बीच में अट्रैक्शन लगता है। तो हम लोग क्या करते हैं, दो पीत बॉल ले लेते हैं, ठीक है, जिसको सिल्क क्लॉथ से हम लोग दो पीत बॉल को क्या करते हैं, इस तरह से यहाँ पर दो पीत बॉल को आपस में इस तरह से रख दिए। अब हम लोग क्या करते हैं, ग्लास और सिल्क को फिर से क्या करते हैं, रब करते हैं। ग्लास और सिल्क को जब हम लोग रब करेंगे तो ग्लास और सिल्क में क्या होगा, चार्ज डेवलप होगा। अब हम क्या करते हैं, ग्लास को क्या करते हैं, एक बार बॉल ए के साथ टच में लाते हैं और फिर से ग्लास को दूसरा बार बॉल ए के साथ टच में लाते हैं, जिसके कारण क्या होगा, ग्लास में जिस तरह का चार्ज होगा वो चार्ज क्या होगा, ए और बी दोनों में आ जाएगा। और हम लोग तब क्या देखते हैं, तो देखते हैं कि ए और बी दोनों एक दूसरे से क्या होने लगते हैं, दूर भागने लगते हैं। दैट मीन्स यहाँ पर कैसा फोर्स लग रहा होगा, रिपल्सन फोर्स। सिमिलरली अगर हम लोग फिर से पीत बॉल में, अगर दो पीत बॉल है ए और बी, और अगर इस पर ग्लास के बदले में क्या करेंगे, सिल्क को लाके टच करेंगे। जब बी पर सिल्क को लाके टच करते हैं और फिर से सिल्क को ए पर लाके टच करते हैं तो यहाँ पर सिल्क के कारण सिल्क में जैसा भी चार्ज होगा वो चार्ज ए पर और बी पर आ जाएगा। और दोनों में देखते हैं एक जैसा चार्ज होने के कारण फिर से देखते हैं ए और बी क्या होता है, आपस में दूर भाग जाता है। तो इससे पता चलता है क्या कि सेम चार्जेस के बीच में कैसा फोर्स लगता है, रिपल्सन फोर्स। लेकिन अगर इसी एक्सपेरिमेंट में हम लोग अगर दोनों पीत बॉल ए और पीत बॉल बी को दो अलग अलग से, सपोज दैट ग्लास को हम लोग पीत बॉल ए के साथ कांटेक्ट में लाते हैं और सिल्क को पीत बॉल बी के साथ कांटेक्ट में लाते हैं, तो दोनों अलग अलग मटेरियल के कांटेक्ट में रहने के कारण दोनों के बीच में चार्ज, दोनों में जो चार्ज होता है वो भी अलग अलग होता है। और हम लोग क्या देखते हैं कि दोनों बॉल आपस में क्या होता है, चिपक जाता है। दैट मीन्स जब चार्ज अलग अलग होता है तो वहां पर कैसा फोर्स लगता है, अट्रैक्शन फोर्स। और इस तरह से हम लोग बोल सकते हैं देयर आर ओनली टू टाइप ऑफ चार्ज, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। एंड सेकेंड, पॉजिटिव चार्ज रिपेल टू ईच अदर, मतलब पॉजिटिव रिपेल टू ईच अदर और नेगेटिव रिपेल टू ईच अदर एंड पॉजिटिव एंड नेगेटिव अट्रैक्ट टू ईच अदर। एंड दिस स्टेटमेंट इज कॉल्ड फंडामेंटल लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फंडामेंटल लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक। इसके बाद हम लोग नया मेथड जो अभी रबिंग करने सिखाए थे, इसमें हम लोग सीखेंगे मेथड ऑफ चार्जिंग। जो कोई भी बॉडी होगा उस बॉडी को हम लोग कैसे चार्ज कर सकते हैं, मेथड ऑफ चार्जिंग। किसी भी बॉडी को हम लोग कैसे चार्ज कर सकते हैं, तो किसी भी बॉडी को हम लोग तीन तरीका से चार्ज कर सकते हैं बाय रबिंग।
तो बाय रबिंग या फिर इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रिक्शन। दूसरा कैसे कर सकते हैं, बाय कंडक्शन, कंडक्शन मेथड से कर सकते हैं, या फिर तीसरा किससे कर सकते हैं, बाय इंडक्शन। तो इस पर कैसे करते हैं, रबिंग का मतलब हो गया फ्रिक्शन, जिसके बारे में हम लोग शुरू में पढ़ लिए कि जब दो बॉडी को आपस में क्या किया जाता है, रब किया जाता है, तो इलेक्ट्रॉन क्या होता है, ट्रांसफर होता है। जिसमें एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा वो नेगेटिव चार्ज हो जाएगा, और जिसमें लेस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा वो मेरा क्या हो जाएगा, पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। अब हम लोग यहाँ सब समझें कि कंडक्शन मेथड से कैसे चार्ज किया जाता है और इंडक्शन मेथड से कैसे चार्ज किया जाता है। कंडक्शन मेथड में जनरली हम लोग क्या करते हैं, सेम काइंड ऑफ चार्ज को डेवलप करते हैं। मतलब अगर कैसे सेम काइंड ऑफ चार्ज को डेवलप करेंगे, और इंडक्शन मेथड में क्या होता है, ऑपोजिट काइंड ऑफ चार्ज को डेवलप करते हैं। कंडक्शन मेथड में क्या होगा, सेम काइंड ऑफ चार्ज को डेवलप करेंगे, एंड इंडक्शन में क्या होता है, ऑपोजिट काइंड ऑफ चार्ज को डेवलप करेंगे। कैसे करेंगे उसको हम लोग वन बाय वन करके देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे, कंडक्शन मेथड। कंडक्शन मेथड में जनरली हम लोग क्या करेंगे, सेम काइंड ऑफ चार्ज को डेवलप करते हैं। तो देखो कंडक्शन मेथड क्या होता है, तो सपोज दैट क्या है कि मेरे पास एक मेटल का स्फीयर है, एक मेटल स्फीयर है जिसको इंसुलेटेड स्टैंड के साथ क्या किया गया है, रखा गया। मतलब ये मेरा क्या है, इंसुलेटेड स्टैंड है, और ये मेरा क्या है, मेटल स्फीयर है। अगर ये न्यूट्रल है दैट मीन्स इसमें नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज और नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज क्या होगा, इक्वल होगा। अगर हमको इस मेटल को नेगेटिवली चार्ज करना है, तो अगर नेगेटिव चार्ज करना तो नेगेटिव चार्ज कैसे करेंगे, तो नेगेटिव चार्ज करने के लिए हमको बाहर से क्या करना पड़ेगा, एक नेगेटिव चार्ज रॉड को, नेगेटिव चार्ज मेटल रॉड को, ठीक है, एक नेगेटिव चार्ज मेटल रॉड, जिसमें क्या होगा, एक रॉड लेंगे जिसमें क्या होगा, नेगेटिव चार्ज होगा। इस नेगेटिव चार्ज मेटल रॉड को हम लोग, जैसे हम लोग का बॉडी तो कंडक्टर होगा, अगर इसको मेटल चार्ज रॉड को अगर हम लोग पकड़ लेंगे अपना हाथ से, तो डायरेक्ट क्या होगा, चार्ज फ्लो करके मेरा बॉडी में चला जाएगा। तो इसीलिए जब इसको हम लोग पकड़ के इसके पास ले जाएंगे, तो यहाँ पर इंसुलेटेड मटेरियल का हेल्प से इसको हम लोग क्या करेंगे, पकड़ेंगे। और जब इस मेटल रॉड को किसके कांटेक्ट में ले जाएंगे, इस मेटल स्फीयर के पास, तो जैसे ही इसके पास ले जाएंगे, तो यहाँ पर इस चार्ज रॉड में जो भी इलेक्ट्रॉन है, वो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, मूव करने लगेगा, और मूव करके कहाँ पर चला जाएगा, मेटल स्फीयर में, जिसके कारण इस मेटल स्फीयर में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ जाएगा, और इस तरह से क्या होगा, ये नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। अगर इस मेटल रॉड, अगर मेटल स्फीयर को हमको पॉजिटिव चार्ज करना है, तो पॉजिटिव चार्ज करने के लिए, तब हम लोग अगर पॉजिटिव चार्ज करना है, तो पॉजिटिव चार्ज करने के लिए क्या करेंगे, फिर से मेटल मेरा क्या है, इंसुलेटेड है, दैट मीन्स यहाँ नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है। अगर इसको हमको पॉजिटिवली चार्ज करना होगा, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक पॉजिटिव चार्ज स्टील रॉड या फिर एल्युमिनियम रॉड को क्या करेंगे, इसके कांटेक्ट में लाएंगे। तो जैसे ही इसके कांटेक्ट में लाएंगे, तब क्या होगा कि इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन होगा, इसके अंदर वाला जो इलेक्ट्रॉन होगा वो फ्लो करेगा, और फ्लो करके कहाँ पर आ जाएगा, इस रॉड में, जिसके कारण क्या होगा, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का नंबर कम हो जाएगा और प्रोटॉन का नंबर क्या होगा, बढ़ जाएगा, और इस तरह से वो कैसा चार्ज हो जाएगा, पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है। ठीक है, दैट मीन्स देखिए, अगर हमको पॉजिटिव चार्ज करना है तो हमको पॉजिटिव रॉड को लाना पड़ेगा, और अगर नेगेटिव चार्ज करना है तो उसके सामने क्या करना पड़ेगा, नेगेटिव चार्ज को लाना पड़ेगा। तो इसमें इसलिए कंडक्शन मेथड में क्या होता है, सेम काइंड ऑफ चार्ज को डेवलप किया जाता है। ठीक है, अब हम लोग थर्ड मेथड के बारे में पढ़ेंगे, जिसका नाम क्या है, इंडक्शन। हम लोग इंडक्शन मेथड से किसी भी बॉडी को कैसे चार्ज कर सकते हैं। तो इंडक्शन मेथड में क्या होता है, तो जनरली क्या होता है, इंडक्शन मेथड में ऑपोजिट काइंड ऑफ चार्ज को डेवलप किया जाता है। इंडक्शन मेथड में कैसा चार्ज को डेवलप करते हैं, ऑपोजिट काइंड ऑफ चार्ज को। दैट मीन्स अगर मेटल स्फीयर को पॉजिटिव चार्ज करना है, तो हमको नेगेटिव चार्ज रॉड को लाना पड़ेगा, और अगर नेगेटिव चार्ज करना हो तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, पॉजिटिव चार्ज
रॉड को लाना पड़ेगा। कैसे करते हैं तो उसके बारे में देखेंगे। कंडक्शन मेथड में क्या होता है, फिजिकली कांटेक्ट में रहता है, और इंडक्शन मेथड में फिजिकली कांटेक्ट में नहीं रहता है। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं कि सपोज दैट ये मेरा एक मेटल स्फीयर है जो इंसुलेटर स्टैंड के थ्रू से क्या है, खड़ा है। अब हम क्या करते हैं, इस मेटल स्फीयर को हमको कैसा चार्ज करना है, पॉजिटिव चार्ज करना है। तो पॉजिटिव चार्ज करने के लिए हम लोग कैसे चार्ज करेंगे, तो स्टेप नंबर 1 में क्या करेंगे, अगर पॉजिटिव चार्ज करना तो इसके पास हम लोग क्या करेंगे, एक नेगेटिव चार्ज रॉड को इसके पास लाएंगे। तो जैसे ही नेगेटिव चार्ज रॉड को इसके सामने लाएंगे तो ये क्या करेगा, पोलराइज करेगा। तो किस तरह से पोलराइज करेगा, तो इसके अंदर जो भी पॉजिटिव चार्ज है उस पॉजिटिव चार्ज को अपना तरफ अट्रैक्ट करना चाहेगा, लेकिन दोनों के बीच में फिजिकल कांटेक्ट नहीं है, जिसके कारण क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज इसके सामने वाला इन तरफ आ जाएगा और इसके अंदर जो भी नेगेटिव चार्ज होगा रिपल्सन के कारण यहाँ से क्या हो जाएगा, दूर चला जाएगा। ठीक है। अब दूसरा स्टेप में क्या करेंगे, हम लोग फिर से ये मेटल स्फीयर रहेगा, इधर मेरा क्या है, पॉजिटिव चार्ज है और इधर मेरा क्या है, नेगेटिव चार्ज, और सामने में मेरा क्या रखा हुआ है, नेगेटिव चार्ज रॉड, ये मेरा इंसुलेटर स्टैंड है। अब हम लोग सेकेंड स्टेप में क्या करते हैं, ये तो आपका स्टेप नंबर 1 था। सेकेंड स्टेप में क्या करेंगे, ऐसा होने के बाद इसके साथ हम लोग जोड़ देंगे किसको, अर्थिंग को। तो जब अर्थिंग को जोड़ देंगे तो अर्थिंग क्या करता है, जीरो रेसिस्टेंस प्रोवाइड करता है, जिसके कारण यहाँ पर जो भी इलेक्ट्रॉन होगा सब इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा और फ्लो करके कहाँ पर चला जाएगा, अर्थ में, मतलब ग्राउंड में। थर्ड स्टेप में तब क्या होगा, जब यहाँ से इलेक्ट्रॉन चला गया तो ये आपका मेटल स्फीयर है और यहाँ पर क्या रखा हुआ है, चार्ज रॉड है, और इस साइड मेरा क्या बचा हुआ है, पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पर जो नेगेटिव चार्ज था वो कहाँ चला गया, ग्राउंड में। तो फोर्थ स्टेप में क्या करेंगे, तो फोर्थ स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर जो रॉड रखा हुआ इस रॉड को हटा देंगे। तो जब रॉड को हटा देंगे तो यहाँ पर जो इसके सामने आ गया था अट्रैक्शन के कारण, वो क्या होगा, इस मेटल स्फीयर में क्या होगा, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, और इस तरह से ये मेटल स्फीयर को हम लोग क्या कर लेते हैं, पॉजिटिवली चार्ज कर लेते हैं। ठीक है। ये आपका क्या था, मेथड ऑफ इंडक्शन, जिसमें क्या होता है, फिजिकल टच के बिना ही हम लोग किसी भी दूसरे अनचार्ज बॉडी को पोलराइज करके क्या कर लेते हैं, चार्ज कर लेते हैं। यही केस पेन पेपर और किसके साथ होता है, पेन के साथ। जब पेन को हम लोग रब करते हैं तो पेन अपना सामने वाला को पोलराइज करने का क्या करता है, कोशिश करता है, जिसके कारण उन दोनों के बीच में कैसा फोर्स लग जाता है, अट्रैक्शन फोर्स। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि अर्थिंग क्या होता है। तो अर्थिंग में जनरली क्या होता है, हम लोग पढ़े हैं कि मटेरियल दो तरह का होता है, कंडक्टर होता है, एक क्या होता है, इंसुलेटर। कंडक्टर क्या होता है, तो द सब्सटेंस व्हिच अलाउ टू पासेस द चार्जेस थ्रू इट इज कॉल्ड कंडक्टर। मतलब जो मटेरियल अपने से होकर क्या करेगा, चार्ज को पास होने देगा, उसको कंडक्टर बोलेंगे। और द सब्सटेंस व्हिच डज नॉट पासेस द इलेक्ट्रॉन इजली इज कॉल्ड इंसुलेटर। जो अपने से पास होने नहीं देगा। तो कंडक्टर के केस में क्या होता है, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा होता है, और इंसुलेटर में क्या होता है कि जो उसका आउटर सेल में जो इलेक्ट्रॉन होता है वो आपस में कैसा होता है, टाइटली बॉन्ड होता है, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं हो पाता। कंडक्टर का एग्जांपल में क्या आ जाएगा, ह्यूमन बॉडी, ऑल मेटल्स, और इंसुलेटर क्या हो जाएगा, प्लास्टिक, रबड़ इटीसी। तो इसमें क्या होता है, अर्थिंग क्या करता है, जीरो रेसिस्टेंस प्रोवाइड करता है, जिसके कारण क्या होता है, करंट ग्राउंड में चला जाता है। उसको हम लोग कहाँ पर लगाते हैं, जो भी मेटालिक बॉडी होता है उसके साथ एक ग्राउंड में एक मेटल रॉड रहता है जिसके साथ वायर का कनेक्शन रहता है। अगर मेटालिक बॉडी में करंट आ जाता है तो वो करंट कहाँ पर चला जाता है, ग्राउंड में, जिसके कारण उस मेटालिक बॉडी को टच करने वाला पर्सन को क्या होता है, हार्म नहीं करता है। इसके बाद हम लोग नया जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। चार्ज का बेसिक प्रॉपर्टीज क्या होता है, तो जनरली चार्ज का जो बेसिक प्रॉपर्टीज होता है वो 3 होता है। एक आपका क्या होता है, एडिटिविटी ऑफ चार्ज। एडिटिविटी ऑफ चार्ज
और दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है क्वांटिजेशन ऑफ चार्ज। दूसरा होता है क्वांटिजेशन ऑफ चार्ज। और जो थर्ड होता है वो थर्ड आपका क्या होता है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो हम लोग ये तीनों के बेसिक प्रॉपर्टी जो है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि एडिटिविटी ऑफ चार्ज क्या होता है। तो एडिटिविटी ऑफ चार्ज क्या कहता है, तो अगर सपोज दैट कोई सिस्टम है, ठीक है, इस सिस्टम में क्या है, बहुत सारा चार्ज है। सपोज दैट यहाँ पर चार्ज है 3 कूलम, यहाँ पर क्या -3 कूलम, यहाँ पर है 7 कूलम, यहाँ पर है 9 कूलम, यहाँ पर क्या 8 कूलम, यहाँ पर -5 कूलम, 8 कूलम, 4 कूलम, 9 कूलम, 10 कूलम, -11 कूलम, -7 कूलम। तो एडिटिविटी ऑफ चार्ज क्या कहता है, तो एडिटिविटी ऑफ चार्ज कहता है कि किसी भी सिस्टम का जो टोटल चार्ज होगा, वो टोटल चार्ज क्या होगा, उस सिस्टम में जितना भी चार्ज प्रेजेंट है सबका अलजेब्रिक सम के बराबर होता है। दैट मीन्स एडिटिविटी ऑफ चार्ज को क्या लिख सकते हैं, तो एडिटिविटी ऑफ चार्ज इज द प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज इन विच टोटल चार्ज ऑफ ए system is equal to the algebraic sum of individual charges present inside the system। मतलब उस सिस्टम में जितना चार्ज है सबका जो अलजेब्रिक सम होगा वही अलजेब्रिक सम क्या होगा, उस सिस्टम का टोटल चार्ज। जब यहाँ पर हम लोग देखेंगे तो +3 -3 कैंसिल हो जाएगा, 7 और 9 16, 16 और 8 24, 24 में आपका 5 चला गया तो हो गया कितना 19, 19 और 8 27, 27 और 4 31, 31 और 9 40, 40 और 10 50 और 50 और में चला गया आपका कितना 11, तो 50 में 11 चला जाएगा तो कितना बचेगा 39, 39 में 7 चला जाएगा तो कितना बचेगा 32। तो अप्रॉक्स अगर मेरा सब कैलकुलेशन सही है तो इस सिस्टम का टोटल चार्ज कितना हो जाएगा 32 कूलम। एडिटिविटी ऑफ चार्ज के बाद हम लोग जो दूसरा प्रॉपर्टी पढ़ेंगे उसको क्या बोलते हैं, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या कहता है, तो किसी भी सिस्टम का जो टोटल चार्ज होगा, ठीक है, या फिर किसी भी सिस्टम का जो भी चार्ज होगा वो चार्ज हमेशा क्या होगा, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ बेसिक चार्ज। इसका मतलब क्या हो गया, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ बेसिक चार्ज। तो बेसिक चार्ज होता क्या है, तो हम लोग इलेक्ट्रॉन या फिर प्रोटॉन को ही क्या बोलते हैं, बेसिक चार्ज। इसका मतलब कोई भी सिस्टम होगा, इस सिस्टम का जो भी टोटल चार्ज आएगा वो टोटल चार्ज क्या होगा, इंटीग्रल मल्टीपल, मतलब इलेक्ट्रॉन में जो चार्ज है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, इसी के मल्टीपल के फॉर्म में रहेगा। मतलब जो 1.6 के टेबल में आएगा उसी के मल्टीपल फॉर्म में रहेगा। कब, किसी भी सिस्टम का टोटल चार्ज। जब हम लोग बात करेंगे कहाँ पर, माइक्रोस्कोपिक लेवल में। मैक्रोस्कोपिक लेवल में इसको हम लोग नेग्लेक्ट कर देते हैं, ठीक है। तो इस तरह से क्वांटिजेशन ऑफ चार्ज का डिफिनेशन क्या हो जाएगा, तो क्वांटिजेशन ऑफ चार्ज क्या हो जाएगा, तो क्वांटिजेशन ऑफ चार्ज इज द प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज इन विच टोटल चार्ज ऑफ ए सिस्टम इज इक्वल टू द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ बेसिक चार्ज। दैट मीन्स इसको क्या लिख सकते हैं, Q, और Q इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, NE। N क्या हो गया, नंबर हो गया, और E मेरा क्या हो गया, बेसिक चार्ज। मतलब इसी बेसिक चार्ज के मल्टीपल के फॉर्म में रहेगा किसी भी बॉडी का टोटल चार्ज, जब हम लोग बात करेंगे माइक्रोस्कोपिक लेवल पर। और ई में चार्ज कितना होता है, तो हमको पता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। इसी के टेबल में जो आएगा वही किसी भी बॉडी का टोटल चार्ज होगा, जब इसके टेबल में नहीं आएगा वो टोटल चार्ज नहीं होगा। अगर हम लोग मान के चलते ये सिस्टम है और इस सिस्टम में टोटल चार्ज कितना 4.5 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, क्या ये पॉसिबल है, नहीं है, क्योंकि ये 1.6 के मल्टीपल के फॉर्म में नहीं आ रहा। लेकिन अगर इस दूसरा सिस्टम लेते हैं जिसमें 3.2 इंटू 10⁻⁻19 कूलम है, ये पॉसिबल है, क्योंकि ये 1.6 के मल्टीपल के फॉर्म में आता
है। तो जो उसके मल्टीपल के फॉर्म में आएगा वो पॉसिबल होगा, और जो नहीं आएगा वो पॉसिबल नहीं होगा जब हम लोग बात करेंगे माइक्रोस्कोपिक लेवल पर। थर्ड जो प्रॉपर्टी है, थर्ड प्रॉपर्टी को n का वैल्यू यहाँ पर क्या हो सकता है, तो n का वैल्यू इंटीजर है तो n का वैल्यू 0 भी हो सकता है, +-1 +-2 +-3 कुछ भी हो सकता है। ठीक है, हम लोग जो थर्ड प्रॉपर्टी है, थर्ड प्रॉपर्टी क्या कहता है, तो थर्ड प्रॉपर्टी का क्या नाम है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ये कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या कहता है, तो इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग पता है कि चार्ज नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ओनली ट्रांसफर वन बॉडी टू अनदर बॉडी। दैट मीन्स इसको लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू दिस लॉ चार्ज नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ओनली ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। दैट मीन्स जब हम लोग टोटल चार्ज निकालेंगे उस सिस्टम का, तो टोटल चार्ज हमेशा क्या होगा, कंजर्व्ड होगा। जैसे सपोज दैट एक सोडियम है और एक क्लोरीन है, जब दोनों आपस में रिएक्शन कर, सोडियम क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दे देता है, ठीक है, तो जिसके कारण क्लोरीन में क्या होगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और सोडियम में क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। फिर हम लोग टोटल करेंगे तो फिर कैंसिल हो जाएगा, टोटल चार्ज फिर क्या हो जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, या फिर हम लोग जब ग्लास और सिल्क को क्या करते हैं, रब करते हैं, तो ग्लास और सिल्क को जब आपस में रब करते हैं, तभी रब करने से पहले दोनों का चार्ज क्या था, 0। जब ग्लास को हम लोग सिल्क के साथ रब किए तो सिल्क में कैसा आ गया, नेगेटिव चार्ज, और ग्लास में कैसा आ गया, पॉजिटिव चार्ज। अगर इससे 3 इलेक्ट्रॉन बाहर निकला तो इसमें 3 नेगेटिव चार्ज आएगा और इसमें क्या आएगा, 3 पॉजिटिव चार्ज आएगा। जब दोनों को आपस में मिला देंगे तो फिर टोटल चार्ज मेरा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। दैट मीन्स चार्ज को ना तो क्रिएट कर सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉयड, सिर्फ इसको क्या कर सकते हैं, एक बॉडी से दूसरे बॉडी में क्या कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोग जो नया टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, तो दो चार्ज के बीच में जो अट्रैक्शन या फिर रिपल्सन फोर्स लगता है उसका वैल्यू को हम लोग कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो उसको फाइंड आउट करने के लिए कूलम्स ने एक लॉ बनाया जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, कूलम्स लॉ। ठीक है, तो जो मेरा अगला टॉपिक होगा वो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कूलम्स लॉ पर। तो हम लोग सीखेंगे कि कूलम्स लॉ क्या होता है। इससे पहले हम लोग ग्रेविटेशनल चैप्टर में ग्रेविटेशनल लॉ के बारे में पढ़े हैं, जिसमें 2 बॉडी होता है, एक का मास m1 होता है, दूसरा का मास क्या होता है, m2। दोनों को कुछ डिस्टेंस पर रख देते हैं जिसको हम लोग r कहते हैं। और वहाँ पर क्या सीखे थे कि 2 बॉडी के बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है वो ग्रेविटेशनल फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है दोनों का मास का प्रोडक्ट का, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या होता है, दोनों के बीच के डिस्टेंस का स्क्वायर का। तो सेम क्या कहता है, कूलम्स कहता है। और ये किसके लिए, जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो मास के लिए होता है, और कूलम्स फोर्स किसके लिए होता है, चार्ज के लिए। तो कूलम्स क्या कहता है, तो द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन बिटवीन 2 चार्जेस, 2 चार्ज के बीच में जो अट्रैक्शन या फिर रिपल्सन फोर्स लगेगा वो क्या होगा, तो दोनों चार्जेस के प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड, दोनों के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, और दूसरा उन दोनों के बीच जो डिस्टेंस है उस डिस्टेंस का स्क्वायर का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। सपोज दैट हम लोग 2 चार्ज कंसीडर कर लेते हैं, एक चार्ज मेरा क्या है, Q1 है, और r डिस्टेंस पर दूसरा चार्ज मेरा क्या है, Q2 है। तो ये दोनों के बीच में जो फोर्स लगेगा, तो कूलम्स के अकॉर्डिंग क्या होगा, तो दोनों के बीच में जो फोर्स लगेगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा Q1 Q2 का, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या होगा, दोनों के बीच का डिस्टेंस, तो डिस्टेंस क्या, r का स्क्वायर का। और इस तरह से कूलम्स लॉ का स्टेटमेंट क्या हो जाता है, तो कूलम्स लॉ का स्टेटमेंट होता है अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन is directly proportional to the product of magnitude of charges, directly proportional to the product of magnitude of charges, and inversely proportional to the square of the distance between them। जब हम लोग
फोर्स को निकालते हैं तो उस कंडीशन में अगर ये माइनस है और ये प्लस है तो जब इसका नेचर पूछा जाएगा तभी हम लोग माइनस प्लस का यूज करेंगे, नहीं तो सिंपली यहाँ पर क्या करेंगे, उसका साइन को नेगलेक्ट करेंगे, डायरेक्ट उसका मैग्नीट्यूड के थ्रू से फोर्स को निकालेंगे। लेकिन जब फोर्स का नेचर पूछा जाएगा कि अट्रैक्टिव होगा कि रिपल्सिव, उस समय हम लोग माइनस या प्लस का यूज करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा, कूलम्स तो बता दिया कि दो चार्ज के बीच में लगने वाला फोर्स दोनों चार्ज के मैग्नीट्यूड का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा और उसके बीच का डिस्टेंस का स्क्वायर का क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो हम लोग क्या करते हैं, दोनों इसको इक्वेशन 1 कंसीडर कर लेते हैं, इसको इक्वेशन 2, दोनों इक्वेशन को हम लोग आपस में क्या कर देते हैं, कंबाइन कर देते हैं। तो यहाँ पर क्या मिलेगा, Q1 Q2 बाय नीचे में क्या था, आर स्क्वायर। जब हम लोग प्रोपोर्शनल का साइन को रिप्लेस कर देते हैं इक्वल टू में, तो एक कांस्टेंट टर्म क्या आ जाता है, के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, जहाँ पर के को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट, के को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट। और ये किस पर डिपेंड करता है, नेचर ऑफ मीडियम, नेचर ऑफ मीडियम। इसका मतलब क्या हुआ कि जो दोनों चार्ज है, दोनों चार्ज किस मीडियम में रखा गया, एयर पर है कि दूसरा अदर मीडियम पर रखा गया है। ठीक है, और जब k का वैल्यू होता है तो k का वैल्यू कितना होता है, 1/4 एप्सिलॉन नॉट, और इतना का वैल्यू कितना निकला, 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ठीक है, और सिर्फ एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू कितना होता है, तो एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू आपका कितना होता है, तो 8.85 × 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये कहाँ पर हो, एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 8.85 × 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। या फिर इसी को दूसरा क्या, इसका दूसरा यूनिट क्या है, तो इसी को हम लोग बोलते हैं फैराड पर मीटर। कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर किसका इक्विवेलेंट होता है, फैराड पर मीटर का। ठीक है, अब इसी में अगर हम लोग देखते हैं जो चार्ज होता है तो चार्ज का एसआई यूनिट मेरा क्या हो जाता है, तो चार्ज का जो एसआई यूनिट होता है, चार्ज का एसआई यूनिट होता है कूलम, जिसको हम लोग सी से रिप्रेजेंट करते हैं। और जो चार्ज होता है उसका सीजीएस यूनिट होता है, चार्ज का सीजीएस यूनिट क्या होता है, स्टेट कूलम। चार्ज का सीजीएस यूनिट होता है स्टेट कूलम, या फिर इसी का दूसरा नाम है ESU, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। और जो 1 कूलम होता है, 1 कूलम किसके बराबर होता है, तो 3 × 10⁹ इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट या फिर स्टेट कूलम के बराबर आता है। ठीक है, और अगर किसी में हमको पूछे कि 1 कूलम को कैसे डिफाइन कर सकते हैं, तो 1 कूलम को कैसे लिख सकते हैं, तो इसको यहाँ पर देखते हैं।